द सक्सेसफुल G20 समिट जो कि अभी अभी दिल्ली में कंक्लूड हुआ है, उसमें एक मेजर एलिमेंट रहा है हमारा कल्चर। तो हमारे जो कल्चरल एलिमेंट्स का जो डिस्प्ले हमने दुनिया को किया है, दैट हैज़ बीन अ मेजर माइलस्टोन इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि द रिप्रेजेंटेशन जो होता है कल्चरल एलिमेंट्स का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारी सॉफ्ट पावर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही आज हम एक सिम्बॉलिज्म की बात करने वाले हैं, दैट इज़ द नटराज सिंबल, जो कि डिस्प्ले हुआ है एट भारत मंडपम G20 लीडर समिट। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा को जिसमें डेडिकेट हुआ है, डिपिक्ट हुए हैं, तो वहाँ पे अगेन दिस 5th सेंचुरी AD का जो एस्पेक्ट है, ग्रेट चोलास के समय का जो नटराज का सिंबॉलिज्म है वो डिस्प्ले हुआ है भारत मंडपम में। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो 27 फुट नटराज जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है ऑफ लॉर्ड शिवा इन हिज डांसिंग फॉर्म, ये डिस्प्ले हुआ है। सो इट्स अ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये एक अपने आप में माइलस्टोन है। तो ये अगर इस स्कल्पचर की बात करें तो ये अष्ट धातु से बना था, यानी कि 8 मेटल अलॉय, यानी कि इसमें डिफरेंट मेटल्स हैं जो कि अष्ट धातु बन रहा है। ये अगेन अगर हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, जिसके लिए इंडिया अगेन वेरी मच रिनाउंड है, तो वहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है अष्ट धातु का सिंबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तमिलनाडु से आर्टिसंस आए थे, उन्होंने अगेन कारीगर जो थे उन्होंने ये बनाया है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर निखर के आया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 3 एस्टीम्ड नटराज आइडल्स हम कहते हैं, तो थिल्लाई नटराज टेम्पल इन चिदम्बरम, उमा महेश्वर टेम्पल इन कोनेरी राजपुरम एंड बृहदेश्वर टेम्पल। जो बृहदेश्वर टेम्पल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इसके बारे में तो जानना ही जानना है। तो वहाँ पे भी थंजावुर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है, तो वहाँ पे भी नटराज सिंबल का सिंबॉलिज्म है। तो चोलास और नटराज सिंबल की अगर बात करें तो चोला डायनेस्टी एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी रही है जो कि 9 से 11 सेंचुरी AD के अराउंड रहा था इनका रूल। अगर देखा जाए तो पेनिनसुलर इंडिया में, यानी कि अगेन हमारे जो साउथ में हमको देखने को मिलता है, वहीं से डेवलप होता है नटराज आर्ट। तो चोलास की अगर बात करें तो ये शैविज्म को फॉलो करते थे एंड इन्होंने काफ़ी मतलब शिवा टेम्पल यहाँ पे बनाए हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो तंजावुर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है वही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चोलास अगेन दे आर द वंस हु हैव बीन वेरी मच फेमस फॉर देयर नेवल पावर एंड अगेन अगर हम देखा जाए तो दिस एलिमेंट ऑफ वाटर, तो हमारा जो ब्लू इकोनॉमी है, अगर हम उसका कंसेप्ट जैसे हम आज बात करते हैं, अगर हम असलियत में देखें तो कहाँ से शुरू है, तो चोला एम्पायर जिन्होंने अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो शिवा का अगर हम देखें तो वैसे तो देखिए चोला डायनेस्टी इस पीरियड में आई है, पर जो शिवा का जो डिपिक्शन है नटराज, जैसे मैंने पहले भी बोला है, ये 5th सेंचुरी AD में सबसे पहले हमको देखने को मिलता है। इट वॉज अंडर द चोलास दैट दिस फॉर्म अचीव्ड इट्स फेमस एंड द प्रेजेंट आइकॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नटराज इमेज जैसे कि ज़्यादातर ब्रॉन्ज में बनी होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्बॉलिज्म है एंड इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो शिवा एज द लॉर्ड ऑफ डांस, तो दैट अगेन द तांडव एलिमेंट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्शिप ऑफ शिवा जो है वो अगेन हम देखें तो वैदिक टाइम से, हम वैदिक डीटी हैं एक रुद्र, तो वहाँ से हमको देखने को मिलता है। तो दैट रुद्र एंड द शिवा। तो शिवा का अगर देखा जाए तो ही इज़ अ मल्टीफेसेटेड डीटी, जहाँ पे अगेन हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिम्बॉलिज्म वो बनते हैं। AL बशम जिनकी बुक्स हम लोग अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं शिवा को एज डेथ एंड टाइम, महाकाल। तो महाकाल डेथ एंड टाइम जो अपने आप में अगेन आदि अनंत। तो यहाँ पे जो डीटी है वो डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल थिंग्स है एंड यहाँ पे ये बन जाते हैं द सिम्बॉलिज्म ऑफ एवरीथिंग। सो दैट इज़ वेरी मच पेक्यूलियर। तो शिवा अगर देखा जाए तो ही इज़ द लॉर्ड ऑफ डांस और नटराज एंड इन्होंने डाइवर्स रेंज ऑफ डांसेस जो हैं वो ओरिजिनेट हम मानते हैं कि वो लॉर्ड शिवा से ही हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनके आसपास एक हेलो होता है, अगर आप ऊपर देखिए तो एक हेलो होता है जो कि सिम्बोलाइज करता है सर्कल ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें सारी चीज़ें उसके अंदर समाहित हैं। तो सर्कल ऑफ द वर्ल्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सिम्बॉलिज्म हो गया। उनके जो बाल हैं अगर उनको देखें तो वो भी एक एनर्जी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक एलिमेंट ऑफ रिदम, जो कि उनके 4 आर्म्स जो हैं उनसे भी हमको देखने को मिलता है। उनका जो अपर राइट हैंड है उसमें उन्होंने एक डमरू पकड़ रखा है, वो दिखाता है कि किस तरीके से पूरा रिदमिक मोशन है पूरी संसार का, तो वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है। अपर लेफ्ट हैंड की अगर बात करें तो उसमें उन्होंने अग्नि को होल्ड किया हुआ है, जो कि दिखाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, तो महाकाल एलिमेंट। एंड अगर हम देखें तो द आइडिया ऑफ
जब हम नटराज की फिगर के नीचे देखें तो फीट के नीचे उनके पास एक ड्वार्फ लाइक फिगर है जो कि क्रश कर रहे होते हैं वो अपने पैर से। वो क्या कहते हैं, तो वो फिगर जो है, ड्वार्फ लाइक फिगर जो है, वो दिखाती है एक इल्यूशन जो कि हमारे को ह्यूमैनिटी से या फिर हमारे को रियलिटी से दूर लेके जाता है। तो पर्सपेक्टिव कभी नहीं खोना है, तो वो भी एक सिम्बोलिज्म यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे इन सब सिम्बोलिज्म में जब ये डिस्ट्रक्शन महाकाल की हम बात करें तो वो एक और सिम्बोलिज्म बनते हैं, दैट इज द सिम्बोलिज्म ऑफ प्रोटेक्टर। तो शिवा एज प्रोटेक्टर, दैट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनका जो फ्रंट राइट हैंड है उसमें हमें एक मुद्रा देखने को मिलती है, दैट इज़ अभय मुद्रा, जिसमें उन्होंने अपना एक पैर उठाया हुआ है और वो अगेन ही पॉइंट्स टू हिज फीट अर्जिंग हिज डिवोटीज टू सीक रिफ्यूजी देयर। तो अगेन रिफ्यूज हम लेना है तो शिव जी के चरणों पे लेना है, तो दैट एलिमेंट इज देयर। सो द पावर एलिमेंट ऑल्सो इज समथिंग दैट यू हैव टू सी। अगर हम नटराज की बात करें तो उसमें एक स्माइल हमको देखने को मिल रही है जो कि साइमल्टेनियस हमको दिखाता है सिंबलिज्म ऑफ लाइफ, क्योंकि स्माइल है तो लाइफ एंड डेथ, जॉय एंड पेन, तो ये सारे बाइनरीज भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब टेक्निक क्या यूज़ हुई है, तो हमारे यहाँ पे हुई है द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये जो टेक्निक है ये 6000 साल पहले से मतलब कि चलती हुई आ रही है। इसका काफ़ी हमें मतलब कि अगर मेहरगढ़ हम नियोलिथिक साइट्स में देखें तो वहाँ पे भी हमको मिला है, बलूचिस्तान में एविडेंस मिला है इस टेक्निक को यूज़ किया जाता था। तो काफ़ी पुरानी टेक्निक है, जैसे डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में वो भी इसी टेक्निक से बनी हुई है। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेटालिक स्कल्पचर्स थे चोला के टाइम पे, वो वहाँ पे भी ये स्किल को ही यूज़ किया गया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक वैक्स मॉडल बनाया जाता है, उसको मेल्ट, उसके अंदर मतलब कि क्या करते हैं कि एक मोल्टेड मेटल होता है उसको हम लोग एक मोल्ड के अंदर डाल देते हैं वैक्स मॉडल के अंदर। फिर उसके बाद मोल्ड जब बन जाता है, वैक्स मॉडल बन जाता है, उसके बाद उसको वैक्स को पिघला दिया जाता है, अंदर का मेटल जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो दैट्स द बेसिक साइंस ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब हम इसके अलावा देखिए, हमने यहाँ पे नटराज की बात कर ली, पर क्योंकि हम कल्चर डिस्कवर कर रहे हैं, कल्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे चोला पीरियड के ब्रॉन्ज कल्चर्स की। तो जब 10th सेंचुरी के आसपास की हम बात करें तो रिलीजियस बिलीव्स क्या थी, तो वो कहती थी कि जो हिंदू डीटीज़ हैं दे अगेन आर वन, जिसमें हम लोग अपने जो मोनार्क्स होते थे, जो राजा होते थे, वो लोगों का रेप्लिकेशन हम कहते थे कि हाँ मतलब दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड्स ऑन अर्थ। तो इसीलिए अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े ब्रॉन्ज कल्चर्स को क्राफ्ट किया गया है। क्योंकि अगेन अगर अब जैसे राजा है, अगर आप उसको इतनी बड़ी इमेज नहीं देंगे तो लोग उनको फॉलो क्यों करेंगे, तो इस तरह की इमेज बनाई जाती थी और फिर राजाओं के भी स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। अब जैसे कि शिवा का जो डिपिक्शन है नटराजा का, ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में था चोला पीरियड पे। तो अगेन हमको डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलती है ब्रॉन्ज इमेज पे, तो वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ शिवा, डिफरेंट डिपिक्शंस ऑफ शिवा। अब जैसे कि यूनियन ऑफ शिवा एंड पार्वती का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जैसे अर्धनारीश्वर मूर्ति में। तो अर्धनारीश्वर यानी कि बोथ द एलिमेंट्स दैट इज मैन एंड वुमेन आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर द वंस हु मेक द वर्ल्ड, सो दैट इज़ देयर। तो यहाँ पे पार्वती का जो डिस्प्ले है, सो अगेन द त्रिभंगा यानी कि अगेन 3 बेंड्स वाली जो पोस्चर है, तो ये द एस्पेक्ट ऑफ द गॉडेस, तो वो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। सो बेसिकली एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर इस टेक्निक को यूज़ किया गया है, ब्रॉन्ज मेटल्स को हमें देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट स्कल्पचर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी मतलब कि आर्किटेक्चर वंडर्स भी हमको चोला डायनेस्टी में देखने को मिले हैं जो कि अगेन इन्फ्लुएंस थे बाय हिंदुइज़्म। अब जैसे कि अगर हम बात करें इन स्ट्रक्चर्स की, तो यहाँ पे कैसे हार्ड रॉक को यूज़ किया गया है, फिर ग्रेनाइट को यूज़ जैसे उसमें किया गया है, तो ये सब जो है हमारे आर्किटेक्चरल मार्वल्स बन जाते हैं। अब हम चोला डायनेस्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे इनसे पहले कौन थे, तो यहाँ पे इनसे पहले थे पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लवा डायनेस्टी भी अगेन उनका जो आर्किटेक्चर को रिफाइन किया गया था चोला डायनेस्टी में। अब चोला में इंपॉर्टेंट कौन थे, तो किंग राज चोला, ये जो थे चोला डायनेस्टी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया है बृहदेश्वर टेम्पल। अब लोग कंफ्यूज हो जाता है राजेंद्र चोला से, नहीं, राजा चोला ने बनाया था बृहदेश्वर टेम्पल इन गंगईकोंडा चोलापुरम, जिसको हम लोग आज तंजौर टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो कि डेडिकेटेड है अगेन टू लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट टेम्पल्स में से एक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंबॉलिज्म बन जाता है। चोला आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग्स भी हमको मिलती हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, पैलेसेस बनाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा होलसम रहा है व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्चर ऑफ द चोला पीरियड। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रिंस आदित्य कारिकाल थे, उन्होंने क्या बनाया था, तो गोल्डन पैलेस बनाया था अपने फादर के लिए, तो वो एस्पेक्ट हो गया।
तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें मतलब हमको देखने को मिलते हैं। अब हम अगर इम्पीरियल चोलास के बारे में समझे, देखिए अब ये वीडियो जो बना रहे हैं इसमें हम होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने शुरू किया G20 से, फिर बात किया हम लोगों ने नटराज सिंबल की, उनके पूरे सिम्बॉलिज्म को हमने डिस्कस किया, फिर हम चोला डायनेस्टी पे आए, फिर चोला डायनेस्टी के आर्किटेक्चर को मेजरली हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, तो इम्पीरियल चोलास डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि इनका जो गवर्नेंस का है एस्पेक्ट या कल्चर एस्पेक्ट है या क्या अचीवमेंट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंस्क्रिप्शंस अगर हम देखें तो चोला पीरियड की, तो चोला में कॉपर एंड द स्टोन एंग्रेविंग्स हमको काफ़ी मिली हैं। तो 10,000 इंस्क्रिप्शंस हमको यहाँ पे कॉपर पे या स्टोन सर्फेसिस पे लिखी हैं, जो कि अगेन चोला डायनेस्टी को पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। अब जैसे टेम्पल्स हो गए, तो टेम्पल्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लैंड ट्रांजैक्शंस एंड टैक्सेस अगर बात करें तो इनका जो सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमारे पास है कि क्या मतलब कि किस तरह से वो चार्ज करते थे। कॉपर प्लेट्स में लिखा हुआ है, तो इस तरह से हमको पूरा जेनियोलॉजी के बारे में मिल जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन आ जाती है जो कि अगेन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, एंड ऐसे भी बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री। तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है वो प्रांतक चोला ने मतलब कि देखा गया, मतलब कि इंस्क्राइब कराया था। तो नाम है उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन बाय प्रांतका चोला। और ये क्या कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमको देखते हैं चोला डायनेस्टी में जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी। अब जैसे कि अब ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये हम अपने ऐसे में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स यूज्ड टू से व्हाट कि गवर्नेंस और डेमोक्रेसी हम लोग उनसे सीखें, बट नहीं। अगर आप देखिए तो चोला पीरियड में भी हम अपने लोकल सेल्फ गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिससे हम अपने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में बोलते हैं, वो तो पहले ही हो रखा था। तो वहाँ से भी हम लिंक कर सकते हैं। लिटरेरी अगर सोर्सेज देखा जाए तो यहाँ पे हमें तमिल लिटरेचर बहुत ज़्यादा मिलता है। भक्ति सेंस, तो भक्ति मूवमेंट से यहाँ पे रिलेशन है, ये हमको देखने को मिलता है। जैसे कि अगेन कंबा रामायणम हमको देखने को मिलती है, जो कि कल्चरल इंसाइट देता है हमको चोला पीरियड के लिए। पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर हम देखें चोलास की, तो अगेन ये इस डायनेस्टी का इमर्जेंस हुआ था अंडर विजयवाला। तो विजयवाला का हमारा के अंदर इनका इमर्जेंस हुआ था। तो यहाँ पे ये कावेरी डेल्टा पे अपना कॉन्क्योर करते हैं और फिर अगेन अपना री इमर्जेंस दिखाते हैं चोला डायनेस्टी को। दिस बिकम्स द इम्पीरियल डायनेस्टी। तो इट इज़ अराउंड 850 CE। सो दैट अगेन द डेट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये तंजावुर में अपना मेन बेस बनाते हैं एंड सबसे पहले फिर आते हैं इनके बाद प्रांत का वन, तो वहाँ पे हो जाते हैं। फिर बहुत सारी बैटल्स होती हैं, जैसे बैटल ऑफ तकोलम। तो बैटल ऑफ तकोलम, अब ये देखिए ये किसी भी बुक में आपको रेफरेंस नहीं है, पर हम अपने नोट्स में यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो बैटल ऑफ तकोलम, यहाँ पे क्या होता है कि ही सफर्स अ डिफीट एट द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटा इन द फेमस बैटल ऑफ तकोलम। तो ये बैटल भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर राजा राज वन आते हैं 985 AD में, और यहाँ पे अगेन मिलिट्री अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। अब जैसे नेवल एक्सपीडिशंस की हमने बात की थी, या ब्लू इकोनॉमी की हम लोगों ने बात की थी स्टार्टिंग में, की रेफरेंस कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे राजा वन ने जैसे वेस्ट कोस्ट, श्रीलंका, मालदीव्स तक इनका रेन मतलब पहुँचा था। फिर अगेन दीज आर द थिंग्स दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू नो अबाउट दीज। सो द थिंग इज़ कि ब्लू इकोनॉमी को अगर आपको ऐसे लिखने को आ जाए, यू हैव टू कनेक्ट इट विद चोलास। तो यहाँ पे अगेन अगर हम इनकी बात करें राजा वन की, तो राजा राजेश्वर टेम्पल, अगेन नाम ध्यान से सुनिएगा, राजा राजेश्वर टेम्पल जो है वो इन्होंने बनाया तंजौर में इन 1010 AD। रिलीजियस डिवोशन, मतलब अगेन रिलीजियस सिम्बॉलिज्म अगर देखा जाए, या शैविज्म का सिम्बॉलिज्म देखा जाए, या टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करा जाए, तो इनकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आते हैं राजेंद्र चोला वन, अगेन बहुत ज़्यादा। तो गंगईकोंड चोलापुरम की बात करें तो इन्होंने ये सिटी इस्टेब्लिश किया गया है और वहाँ पे इन्होंने राजेश्वरम टेम्पल बनाया। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसके बाद डिक्लाइन हो जाता है, और अगेन बट बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहा है वो है टेम्पल आर्किटेक्चर, इनका लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम एंड द आइडिया ऑफ द रिलीजियस सिम्बॉलिज्म। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड G20 में क्योंकि ये टॉपिक आ चुका है, क्योंकि नटराज का सिम्बॉलिज्म का डिस्प्ले हो चुका है एट भारत मंडपम, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट नटराजा, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एंड शिवा द महाकाल। सो येस, जय महाकाल। Please subscribe Sankar Mocham for general awareness. Thank you.